ओके, तो आज हम बाउंड्री कंडीशन टॉपिक करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये इंटेग्रल फॉर्म दिखा दूंगा आपके पास गॉस लॉ की। देखिए हमने ये निकाला था ना, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R को हम क्या लिख सकते हैं, E भी तो लिख सकते हैं। तो मैं ये जो रिलेशन है आगे चल के यूज करूंगा। तो यूं मत सोचना कि कहाँ से आ गया, पीछे और रिकॉल करते रहिए ताकि आगे आप कनेक्ट रहे। ओके ओके, तो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं बाउंड्री कंडीशन। तो यहाँ पर हम बाउंड्री कंडीशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन बात करने से पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाउंड्री कंडीशन क्या है, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बाउंड्री कंडीशन डिस्क्राइब्स हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव एट द इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया। देखिए डेफिनेशन तो बड़ी इजी लिखी है मैंने, ठीक है। मे भी आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आएगी बता देता हूँ। तो ये आपके पास कोई इंटरफेस है, इस इंटरफेस के अराउंड आपके पास आपके पास यहाँ पर एक मीडियम 1 है और मीडियम 2 है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर आपके पास इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड आपके पास यहाँ से पास आउट करेगी, ठीक है, तो आपके पास वो कैसा नेचर शो करेगी, वो कंटिन्यूस रहेगी एट द बाउंड्री या फिर डिसकंटिन्यूस हो जाएगी। तो वो मैं जानना चाहता हूँ इस बाउंड्री कंडीशन पर, ठीक है। अच्छा, जब मैं ये आपके पास बाउंड्री कंडीशन देख रहा हूँ तो मुझे एक बात ध्यान रखनी है कि आपके पास यहाँ पर मैक्सवेल्स इक्वेशन वैलिड रहनी चाहिए एट क्रॉस द बाउंड्री। तो लिख देता हूँ मैं, बाउंड्री कंडीशन इंश्योर या फिर दे इंश्योर, बाउंड्री कंडीशन इंश्योर दैट Maxwell's equation valid across the boundary, ठीक है। तो यहां पर मैं डिफरेंट केस करने वाला हूं, जैसे मैं कह रहा हूं मीडियम 1 एंड मीडियम 2, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में जो बेसिकली जो मेजर है, ठीक है, वो आपके पास है डायलैक्ट्रिक। मतलब कि दोनों ही आपके पास अलग अलग डायलैक्ट्रिक है, ठीक है। डायलैक्ट्रिक 1 एंड डायलैक्ट्रिक 2, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर मैं केस लूंगा सेकंड, इसके अंदर डायलैक्ट्रिक और कंडक्टर का, मतलब कि एक साइड डायलैक्ट्रिक होगा दूसरा साइड कंडक्टर होगा, डायलैक्ट्रिक एंड कंडक्टर, ठीक है। और तीसरा मैं इसके अंदर लूंगा कंडक्टर एंड फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये तीन केस में लेके चलूंगा, जिसके अंदर मेजर केस आपके पास ये बनता है और हमारे सिलेबस में भी यही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसके अंदर। अब देखिए ओके, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, तो आपके पास अलोंग लाइन इंटेग्रल आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, आपके पास जीरो रहती है आपके पास, ठीक है। और एक आप ये भी जानते हैं आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड आपके पास डी डॉट डी एस हमने पिछले निकाल के आए हैं आपके पास। ये किसके इक्वल होता है, क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज या फिर आप इसको क्यू फ्री कह देते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेरा फर्स्ट केस ले रहा हूँ, इन दो इक्वेशंस को आप याद रखना, ठीक है, इनको यूज करूंगा मैं। फर्स्ट इसके अंदर डायलैक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो जो मेजर केस है मैं वही कर रहा हूँ इसके अंदर। तो देखिए ये मैं यहाँ पर बाउंड्री बना लेता हूँ, बाउंड्री मैंने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर, और मेरे पास यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो उसका नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है, ये इस पार्ट में नॉर्मल कंपोनेंट। अब देखिए जो डायलैक्ट्रिक 1 मैं कह रहा हूँ इसके अंदर, ये डायलैक्ट्रिक 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास ई आर मतलब डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ER1, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ER2, ठीक है। ये ER1 और ER2 के आपके पास ER2 आपको सिंपली ये रिप्रेजेंट करता है परमिटिविटी ऑफ मटेरियल कंपेयर टू वैक्यूम। वैक्यूम का कंपैरिजन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मटेरियल को पेनिट्रेट करने में कितना सक्षम है, ठीक है, कितना वो परमिट हो सकता है, ठीक है। और आपके पास ER1 ऊपर वाला आप 2 कर लीजिए, 2 और ये 1, ठीक है, तो नोटेशन सही रहेगी। ओके, ER1 एंड ER2, और आपके पास यहाँ पर जो इसका परमिटिविटी होगी डायलैक्ट्रिक 1 की परमिटिविटी होगी वो E1 होगी, डायलैक्ट्रिक 2 की परमिटिविटी E2 होगी। और E2 इज इक्वल टू E नॉट ER2 और E1 इज इक्वल टू E नॉट ER1, ठीक है। तो ये बात ध्यान रहेगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट होंगे, टेंजेंशियल कंपोनेंट आपके पास ये इस साइड के, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ E1t, इस साइड का टेंजेंशियल कंपोनेंट बाउंड्री के उस साइड, तो इसको मैं लेता हूँ E2t, ठीक है। ओके, ये बात मुझे समझ में आ गई है। अब देखिए थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। अब देखिए मुझे यहाँ पर निकालना है E डॉट डी एल, ठीक है, E डॉट डी एल फाइंड आउट करूंगा मैं। तो यहाँ पर मुझे क्लोज लाइन कर्व लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने क्लोज लाइन कर्व यहाँ पर मान लिया ये रहा, ठीक है। क्लोज लाइन कर्व मैंने इमेजिन कर लिया, काफी छोटा है आपके पास, ये इसको नोट करता हूँ A B C D, ये आपके पास डेल W है, ये आपके पास डेल H है सारा,
ठीक है। तो हाफ ये नीचे है, हाफ ऊपर है, हाफ नीचे वाले मीडियम में, हाफ ऊपर वाले मीडियम में, ठीक है। तो इसको मैं खोलता हूं आपके पास। अब देखिए यहाँ पर जो इस पोर्शन में, अब देखिए इस वाले पोर्शन में आपके पास, इस वाले पोर्शन में कौन काम करेगा, E1T काम करेगा। तो मैं लिखूंगा E1T, E1T, और यहाँ पर कितना ये कवर कर रहा है, AB, डेल डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू, ठीक है। प्लस फिर आपके पास जाएगा ये ऐसे, ठीक है, ये हाफ कवर जाएगा, आपके पास जाएगा E1N, तो डेल H/2, ठीक है। फिर आपके पास ऊपर जाएगा E2N, डेल H/2, ठीक है। फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा आपके पास माइनस E2T, E2T क्यों, आपके पास ये E2T ऐसे जा रहा है ना, हमको जाना है ऐसे, ठीक है, E2T डेल डब्ल्यू। फिर आपके पास ये नीचे उतरेगा, नीचे उतरेगा तो माइनस E2N डेल H/2। फिर आपके पास ये माइनस E, नीचे आएगा E1N, E1N डेल H/2, और ये सारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। ये सारा 0 के इक्वल है। अब देख सकते हैं कि ये चीज कैंसिल हो रही है आपके पास, ठीक है। तो ये चीज कैंसिल हो रही है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, E1T माइनस E2T डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। अब डेल डब्ल्यू तो आपके पास 0 होगा नहीं, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, E1T इज इक्वल टू E2T, मतलब कि बाउंड्री कंडीशन पर, मतलब एट द बाउंड्री आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट आपके पास रहता है, कॉन्टिन्यूअस रहता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसको मैं लिख देता हूं, सो दैट टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड that is ET is said to be continuous across boundary, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्टिन्यूस रहता है। देखिए अभी मैंने आपको शुरुआत में ही आपको एक फॉर्मूला बताया था, D इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड में भी देखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट फील्ड आपके पास अक्रॉस द बाउंड्री, उसका कंपोनेंट, उसका आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट कैसा रहेगा, तो D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E, ये फॉर्मूला जानता हूं मैं, ठीक है। तो यहां से मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं, आपके पास D कितना आएगा आपके पास, हाँ जी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे E1T आप लिखेंगे D1T, और ऊपर वाले का आपके पास E1, और दूसरे वाले का आपके पास E2T इज इक्वल टू D2T ओवर एप्सिलॉन 2, ठीक है। अब देखिए ये सरफेस के अबाउट है आपके पास, ये सरफेस के अबाउट, तो यहाँ पर अगर जब मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं, क्योंकि E1T और E2T बराबर है, बाउंड्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट बराबर है, ठीक है। देयर इज कंटीन्यूअस नेचर ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आपके पास D1T ओवर एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू D2T ओवर एप्सिलॉन 2। ये मेरे पास दूसरा रिलेशन मिल गया मेरे को इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड का, ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब मुझे बताइए कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आपके पास इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट कॉन्टिन्यूअस है नहीं है, तो नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसके अंदर, सो ताकि मुझे याद रहे, सो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ D that is dt undergoes some changes across the interface, hence dt is said to be discontinuous across interface, ठीक है। ओके, तो अभी तक मुझे क्या क्या पता लगा है, मुझे अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट पता लगा है, अभी तक मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट पता लगा है, ठीक है। और मुझे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड का या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मुझे आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट के बारे में जानकारी हुई है। अक्रॉस द बाउंड्री फॉर द डायलेक्ट्रिक आपके पास बोथ साइड डिफरेंट, ठीक है। आगे चलते हैं अपने, अब मैं नॉर्मल कंपोनेंट को भी एक्सप्लोर करना चाहता हूं, तो आइए नॉर्मल कंपोनेंट को एक्सप्लोर करते हैं अपने। ओके, अब देखिए वहां पर ऊपर मैंने दो डेफिनेशन लिखी थी, एक तो E डॉट डी एल इज इक्वल टू 0, और दूसरा आपके पास जो मैक्सवेल्स आपके पास इक्वेशंस हैं, ठीक है, आप बस इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ आपके पास क्यू इनक्लोज्ड, ठीक है। तो ये थी आपके पास। अब देखिए वापस से मैं बाउंड्री ड्रॉ करता हूँ, ये आपके पास यहाँ पर डायलेक्ट्रिक 1 और यहाँ पर आपके पास डायलेक्ट्रिक 2 इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि मैं अब सरफेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो सरफेस में यहाँ पर ये एज्यूम कर देता हूँ आपके पास ये रही, ठीक है। तो ये सरफेस मैंने ली है इस बार, ठीक है। तो इसके अंदर हाँ जी, तो ये आपके पास टॉप हो गया इसका, ये इसका बॉटम हो गया, ठीक है, और ये इसका सरफेस हो गया, ठीक है। आपका जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड जा रही है वो ऐसे जा रही है D1N और D2N, ठीक है।
इसके लिए अलग है, उसके लिए अलग है, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ अगर ये सेम हुआ तो आपके पास कॉन्टिन्यूस कह दूंगा, अगर डिफरेंट हुआ तो डिसकंटिन्यूस, मुझे पता लग जाएगा कितना डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर सरफेस ड्रॉ कर लिया है इसके अंदर। तो यहाँ पर 3 सरफेस है आपके पास, एक तो डी डी एस आपके पास ये टॉप प्लस डी डॉट डी एस बॉटम, फिर आपके पास डी डॉट डी एस सरफेस, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। ओके ओके। अब देखिए जो ये चीज है ना, ठीक है, सरफेस की, अब सरफेस पे जब आप डायलेक्ट्रिक देखेंगे, देखिए टॉप पर तो आपके पास डायलेक्ट्रिक ऐसे जाएगा, ठीक है, आउटवर्ड होगा, यहाँ पर भी आपके पास आउटवर्ड होगा, ये ऊपर गलत लिख दिया मैंने, ये D1 कर लीजिए आप, ये D2 कर लीजिए, ठीक है, ये D2। और जो बीच में होगा आपके पास, बीच में आपके पास देखिए सिमेट्रिक बिहेवियर चलेगा, इस साइड इस साइड इस साइड, ठीक है, इसका इस साइड हट जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि जो इनका सिमेट्रिक बिहेवियर होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये टर्म जो होगी आपके पास सरफेस वाली, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल जो आपके पास होगा इसके अंदर, वो आपके पास क्या होगा, 0 होगा फॉर द डी डॉट डी एस, ठीक है, 0। तो मैं लिख दूं कैंसल ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है, तो कैंसिल ड्यू टू सिमेट्री। और आप देखते हैं डी डॉट डी एस, फर्स्ट आपके पास देखिए टॉप, टॉप के बारे में देखो तो आप क्या लिखूंगा, तो फर्स्ट इसके अंदर क्या होगा, D2 आपके पास, क्योंकि नॉर्मल कंपोनेंट है ये नॉर्मल कंपोनेंट है, तो मैं लिखूंगा D2n डेल एस, ठीक है, इसका सरफेस आपके पास एरिया डेल एस है। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, D1n डेल एस, ठीक है, इक्वल्स टू आपके पास क्यू इनक्लोज, क्यू इनक्लोज मतलब कि आपके पास ये यहाँ पर इस सरफेस का आपके पास चार्ज कितना होगा, चार्ज मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर आपके पास, क्योंकि इस सरफेस की चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सिग्मा एस डेल एस, ठीक है, सिग्मा एस डेल एस, ठीक है। तो यहां से मुझे पता लग गया आपके पास D2n माइनस D1n इज इक्वल टू सिग्मा एस, मतलब कि आपके पास इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड, आपके पास इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास जो नॉर्मल है, उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है, ठीक है, उसमें आपके पास डिसकंटिन्यूटी देखी जाती है इफ देयर इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर दैट बाउंड्री, ठीक है, अगर आपके पास बाउंड्री पर ही सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एस है। अब देखिए यहां पर एक स्पेशल केस बनता है, अगर आपके पास फर्स्ट केस, इफ देयर is no charge at boundary, ठीक है, अगर बाउंड्री पे मेरे पास कोई चार्ज ही नहीं है, मतलब कि सिग्मा एस आपके पास 0 है, सिग्मा एस 0 होने का मतलब आपको समझ गए होंगे, D2n इज इक्वल टू D1n है, मतलब कि आपके पास इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो आपके पास कॉन्टिन्यूस हो जाता है इस शर्त पर कि आपके पास सरफेस पर आपके पास चार्ज डेंसिटी नहीं है, देयर इज नो चार्ज एट द बाउंड्री। ओके, तो ये बात मुझे समझ में आ गई, D2n इज इक्वल टू D1n आपके पास किस कंडीशन पर होगा। ओके, अब देखिए ये कंडीशन मैं जानता हूँ, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ ताकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी नॉर्मल कंपोनेंट मिल जाए, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं E2n इज इक्वल टू E1n। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप इसको देख के बताइए कि आपके पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नॉर्मल कंपोनेंट है एट द बाउंड्री वेयर द मीडियम एट द लेफ्ट एंड अप एंड डाउन इज डायलेक्ट्रिक 1 एंड डायलेक्ट्रिक 2, तो आप क्या आप कहोगे इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, नॉर्मल कंपोनेंट है, वो आपके पास डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि आपके पास वो E1 और E2 की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो ये मैं लिख देता हूं आपके पास, ये मींस नॉर्मल कंपोनेंट of electric field is discontinuous at the boundary interface when sigma s is equals to 0, but the displacement vector field normal component is continuous when sigma s is equals to 0। ओके, अब देखते हैं इसका आगे से एक स्पेशल केस देख लेते हैं जिसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। स्पेशल केस क्या है आपके पास, स्पेशल केस आपके पास क्या है, अब देखिए बाउंड्री कंडीशन आपके पास इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस बाउंड्री के अबाउट आपके पास कैसे रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, उस बाउंड्री के क्रॉस कैसे रिफ्लेक्ट करती है। तो लिखता हूं तो मैं यहाँ पे द बाउंड्री कंडीशन कैन बी यूज्ड टू determine the refraction of electric field across the interface, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कैसे रिफ्लेक्ट करती है अक्रॉस द आपके पास इंटरफेस, तो वो भी आपको बाउंड्री कंडीशन हमें हेल्प कर सकती है उसके थ्रू। अब देखिए मान लीजिए आपके पास ये बाउंड्री है, ठीक है, और आपके पास ये E1 आपके पास परमिटिविटी ऑफ मटेरियल 1 एंड परमिटिविटी ऑफ मटेरियल 2 आपके पास E2 है, ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई ऐसे और
ये नॉर्मल से आपके पास एंगल बनाती है θ1, ठीक है, और आपके पास ये ऐसे बेंड हो गई है इनसाइड, ठीक है। तो आपको रिफ्रैक्शन शो हो गया है यहाँ पर, ठीक है, अक्रॉस द बाउंड्री। ओके, अब देखिए मैं जानता हूं कि आपके पास अगर सरफेस पर आपके पास जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है E1t इज इक्वल टू E2t होता है। टेंजेंशियल कंपोनेंट आपके पास क्या रहता है, हाँ जी, टेंजेंशियल कंपोनेंट आपके पास कंटिन्यूअस रहता है फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपके पास इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड का जो नॉर्मल कंपोनेंट है व्हेन बाउंड्री पर आपके पास सिग्मा एस 0 है, ठीक है, वो आपके पास कंटिन्यूअस रहेगा, d1n इज इक्वल टू d2n, ठीक है। तो यहां से देखिए मैं क्या बना सकता हूं, ये लिख सकता हूं मैं अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो कंपोनेंट है, ठीक है, इसको मैं डिसॉल्व कर सकता हूँ यहाँ पर तो कॉस का कंपोनेंट आएगा और मतलब कि नॉर्मल का कंपोनेंट हो जाएगा, और इधर आपके पास टेंजेंशियल का कंपोनेंट आएगा जो कि साइन में हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट आपके पास कौन लेके आएगा, देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा इसके अंदर E1 साइन θ1, लेकिन टेंजेंशियल कंपोनेंट तो यही है ना, और E2 साइन θ2, और यहाँ पर नॉर्मल कंपोनेंट आप क्या लिखोगे, हाँ वो आपके पास कॉस में होएगा। तो इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कर देता हूँ, इसको इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कर देता हूँ। d1n इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 E1 cos θ1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 E2 cos θ2। ओके, अब देखिए ये आपके पास क्या हो गया, 1 हो गया, और ये आपके पास 2 हो गया, ठीक है। सो 1/2, सो 1/2 आप करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, हाँ जी, आपके पास ये tan थीटा के फॉर्म में बन जाएगा, tan θ1 ओवर एप्सिलॉन 1, और आपके पास इस साइड से भी tan θ2 ओवर एप्सिलॉन 2, ठीक है। अब देखिए, अब एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 को आप किसकी फॉर्म में लिख सकते हो, परमिटिविटी ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है, कंपेयर टू वैक्यूम, ठीक है। तो आप इसको चेंज करके लिख सकते हो tan θ1 ओवर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन वैक्यूम के लिए ER1 इज इक्वल टू tan θ2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये चेंज हो जाएगा और मैं लिख दूंगा ऐसे tan θ1 ओवर tan θ2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन R1 और एप्सिलॉन R2, ठीक है। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट आपके पास बनता है रिजल्ट, ठीक है। तो आपके पास पेपर में यूं पूछ सकता है, आपके पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द बाउंड्री ऑफ फ्री चार्ज के लिए आपके पास ये, ठीक है। तो मतलब कि आपके पास बाउंड्री पे कोई चार्ज नहीं है अराउंड द आपके पास, जब आपके पास दो डायलेक्ट्रिक है अबव एंड बिलो, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है, मतलब फ्री चार्ज मतलब सिग्मा एस 0 है एट द सरफेस, ठीक है। आगे चलते हैं अब अपने, अब देखिए मैंने यहाँ पर डायलेक्ट्रिक के सारे केस कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट इसके अंदर मैं बात करता हूँ कंडक्टर एंड डायलेक्ट्रिक, ठीक है, कंडक्टर एंड डायलेक्ट्रिक दूसरा केस है मेरे पास ये, ठीक है। ये छोटे छोटे हैं, अभी खत्म होने वाला है, ठीक है। तो आपके पास ये कंडक्टर इंटरफेस बना लिया मैंने, और इस साइड आपके पास कंडक्टर है और इस साइड आपके पास डायलेक्ट्रिक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आपके पास 0 है, ठीक है, इस साइड तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और अब देखिए यहाँ पर मैं क्या यूज करने वाला हूँ, अब देखिए E.dl, ठीक है, E.dl, ताकि मुझे इसके अंदर टेंजेंशियल कंपोनेंट पता लग जाए, ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट पता लग जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो वापस से मैं इसके अंदर क्या लेता हूँ, ये लेता हूँ इसके अंदर एक आपके पास क्लोज्ड कर्व ले लेता हूँ इसके अंदर मैं, ठीक है, ये डेल डब्ल्यू, ठीक है, ये आपके पास डेल एच। तो यहाँ पर आपके पास देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कंडक्टर वाली साइड में, इस साइड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहाँ पर टेंजेंशियल कंपोनेंट भी नहीं होगा, ठीक है। ऊपर साइड आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, ठीक है, ऊपर साइड आपके पास नॉर्मल कंपोनेंट भी होगा, नीचे ना तो आपके पास नॉर्मल कंपोनेंट होगा और ना ही आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो मैं E.dl खोल रहा हूँ इसके अंदर क्लोज लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो आप जब ऐसे जाओगे, आप ऐसे जाओगे तो 0 डॉट डेल डब्ल्यू, ठीक है, फिर आप हाफ पोर्शन में जाओगे, फिर आप कैसे होगा, तब भी आपका 0 चलेगा, 0 डॉट डेल एच बाई 2। फिर जब आप जैसे ही इस पोर्शन में जाओगे, ऊपर पहुंचोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पर En, ठीक है, En डेल एच बाई 2, ठीक है। फिर आप ऐसे ट्रेवल करोगे तो ET आ जाएगा, तो माइनस ET डेल डब्ल्यू, फिर आपके पास माइनस En डेल एच बाई 2, फिर आपके पास 0 डेल एच बाई 2, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखो 0 वाली टर्म्स तो मैंने आपके लिखी है समझने के लिए, बाकी ये टर्म कैंसिल हो रही है और आपके पास क्या आएगा ET
डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से डेल डब्ल्यू तो जीरो होगा नहीं, तो मतलब कि ई टी इज इक्वल टू जीरो। मतलब कि एट द बाउंड्री ऑफ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो आपके पास इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड का भी टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फॉर द कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक है ये। ठीक है, सेकंड केस चल रहा है अभी। ठीक है, ओके। अब देखिए इसी से जैसे मैं टेंजेंशियल कंपोनेंट निकाल लिया, वैसे मैं नॉर्मल कंपोनेंट में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, फॉर द कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल आपके पास निकालने के लिए देखिए मैं वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ इसे, ये चीज। और आपके पास अब नॉर्मल निकालने के लिए जो मैं इक्वेशन यूज करने वाला हूँ वो आपके पास रहेगी डी डॉट डी एस क्यू इनक्लोज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सरफेस ले लेता हूँ इसके अंदर, ये ले ली मैंने। नीचे आपके पास कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है नीचे, और ऊपर आपके पास नॉर्मल कंपोनेंट है। ठीक है, ओके, नॉर्मल कंपोनेंट। ओके, अब क्योंकि आपके पास ये बॉटम, ये टॉप, ये सरफेस। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या होगा, डी डॉट डी एस क्यू इनक्लोज्ड आपके पास देखिए डी वन नॉर्मल। ठीक है, डी वन नॉर्मल डी एस। ठीक है, तो मतलब कि ये कौन सा कंपोनेंट ले रहा हूं, टॉप। डी वन एंड डी एस आपके पास ये टॉप, प्लस इसके अंदर बॉटम का इसके अंदर देखिए बॉटम का तो कोई कंपोनेंट होगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। चलो फिर भी मैं लिख लेता हूँ इसके अंदर डी टू एन डी एस। ठीक है, और फिर डी डी एस। आप जानते हो कि आपके पास ये भी आपके पास सरफेस के लिए, ये सरफेस के लिए आपके पास ये चीज जीरो हो जाएगी क्योंकि आपके पास वो सिमेट्रिक है। ठीक है, आपके पास वो सिमेट्रिक रहेगी फील्ड। ठीक है, तो ये चीज आपके पास जीरो हो जाएगी। ये इक्वल किसके होगा, क्यू इनक्लोज। क्यू इनक्लोज मतलब कि जो इस सरफेस की आपके पास चार्ज है, सरफेस चार्ज है, सिग्मा एस डेल एस ऐसे लिख सकता हूं मैं फॉर दिस स्मॉल सरफेस। ओके, अब आगे चलते हैं। तो यहां पर देखिए ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये d1n रहेगा आपके पास। तो d1n और डेल एस ds आपके पास ये डेल एस इज इक्वल टू सिग्मा एस डेल एस। तो d1n इज इक्वल टू सिग्मा एस। ठीक है, अब देखिए d1n को, अब देखिए तो नॉर्मल कंपोनेंट मुझे पता लग गया है। ठीक है, एट द बाउंड्री आपका सिग्मा एस के बराबर होगा, और अगर बाउंड्री पर आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है ही नहीं, मतलब कि सिग्मा एस जीरो है। ठीक है, तो नॉर्मल कंपोनेंट भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, और d1n को मैं क्या लिख सकता हूँ आपके पास, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई एन सिग्मा एस। ठीक है, तो नॉर्मल कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, आपके पास डाइलेक्ट्रिक वाली साइड, ठीक है, वो आपके पास सिग्मा एस के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, लास्ट इसके अंदर चलते हैं हम, इसके अंदर लास्ट केस देख लेते हैं इसके अंदर। अब लास्ट केस इसके अंदर हमारे पास है कंडक्टर और फ्री स्पेस का, कंडक्टर एंड फ्री स्पेस बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास इस साइड कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इस साइड। ठीक है, और इस साइड आपके पास क्या होगी, यहाँ पर फ्री स्पेस है, ये फ्री स्पेस है, ये फ्री स्पेस है। इधर आपके पास क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, आपके पास इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट है। नॉर्मल कंपोनेंट है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का ई एन, और आपके पास नॉर्मल कंपोनेंट आपके पास इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड का डी एन। ठीक है, अब देखिए फ्री स्पेस है मतलब कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो जो आपके पास फॉर्मूले बने थे ऊपर, देखिए फॉर्मूले क्या थे आपके पास। अब देखिए d1n आप क्या लिखोगे, dn ही लिख लेता हूं मैं, dn इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट en। ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा एस, ऐसा हो जाएगा क्योंकि ई आर तो आपके पास 1 है ना। ठीक है, और ऐसे ही आपके पास, अब देखिए हमने आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या निकाला था, टेंजेंशियल कंपोनेंट फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जीरो था, तो आपके पास इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फील्ड भी आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई टी, एप्सिलॉन नॉट ई टी इज इक्वल टू जीरो, यही चीज है। ठीक है, तो ये सब थी आपके पास बाउंड्री कंडीशन, और इसी के साथ आपका ये टॉपिक पूरा हो गया। थैंक यू।